Hello everyone, welcome to Geographical Orientation Info channel. Human Environment Interaction, the Tropical and the Subtropical Region. ठीक है, ये देखेंगे। अभी मैं आपको लिए चलती हूँ सीधा सीधा ट्रॉपिकल एरियाज़ में। पहले बता देती हूँ ट्रॉपिकल एरियाज़ क्या होते हैं। कल भी बताया था मैंने पहले वाले चैप्टर में। तो ये हमारी अर्थ है। तो ये जो 0 डिग्री से ट्रॉपिकल तो आपके 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ तक जो ये पूरा एरिया होता है, ये वाला, ये आपका ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। और इक्वेटोरियल एरिया इसी के अंडर कहलाता है, जो कि 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच का एरिया ये वाला कहलाता है। तो दोस्तों, ये बताया था कल मैंने कि ये वाले एरियाज़ में बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ती है और बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पर जो है पेड़ पौधों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं और बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर विविधता पाई जाती है जीव जंतुओं की। तो यही बता रखा है कि इन वाले एरियाज़ में ही एक रेन फॉरेस्ट पढ़ा था हमने, जो कि यहाँ पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ब्राज़ील एक देश है, उसके अंडर में पाया जाता है। ज़्यादातर रेन फॉरेस्ट जो है इसके अंडर में है, उसका क्षेत्र। रेन फॉरेस्ट आपका अमेज़न नदी के किनारे किनारे हैं, जो कि आपके ब्राज़ील में देखने को मिलता है। और अमेज़न रिवर के बारे में भी पढ़ेंगे। और मेन चीज़ इसमें फोकस ही यही किया गया है कि अमेज़न रिवर के बेसिन में किस किस तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, किस किस तरह का वहाँ पर वातावरण है, किस किस तरह पर किससे लोग वहाँ पर जीवन यापन करते हैं, क्या क्या वहाँ पर एनिमल हैं। और दूसरा इसमें चैप्टर में ये दे रखा है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, वो उसके अंदर में किस किस तरह की क्रियाविधियाँ चलती हैं, किस किस तरह से लोग अपना जीवन यापन करते हैं, किस किस तरह से वहाँ पर नेचुरल इन्वायरमेंट है, मतलब पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु मिलते हैं। इस तरह से इस सारे चैप्टर में है, थोड़ा सा ही है। अभी हम पहले ये देख लेते हैं, एक शब्द आ रहा है रिवर बेसिन। तो रिवर बेसिन दोस्तों क्या होता है कि जो भी मेन रिवर होती है, मेन रिवर है और उसके साथ मिलने वाली उसकी रिवर्स हैं, काफ़ी उसकी कॉन्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, जो हमने पहले एक चैप्टर में पढ़ा था, 3rd या 4th चैप्टर में पढ़ा था हमने। तो इन सब से बनने वाला जो एरिया है, पूरा जितना भी एरिया ये मेन रिवर और उसकी कॉन्ट्रीब्यूटरीज रिवर जो है कवर कर रही है, ये सारा एरिया आपका बेसिन कहलाएगा। ये पूरा एरिया बेसिन कहलाएगा। और अमेज़न रिवर जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी है इस बेसिन के मामले में, और जल धारण क्षमता के मामले में सबसे बड़ी रिवर विश्व की अमेज़न रिवर है। तो आइए देखते हैं अमेज़न रिवर में लोग कैसे रहते हैं, उनका खान पान क्या है, लोग वहाँ पर खेती कैसे करते हैं, वहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे किस किस तरह से होते हैं। तो शुरू करते हैं लाइफ इन अमेज़न बेसिन। बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेज़न बेसिन, लेट अस लुक एट द मैप। ठीक है, मैप पे देखते हैं पहले अमेज़न कहाँ पे, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। ये है 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, ये आपका पूरा कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। और ये जो आपको ब्लू लाइन में दिख रही है, ये है अमेज़न रिवर, और ये उसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटरीज़ हैं उसकी। तो जहाँ जहाँ तक ये कॉन्ट्रीब्यूटरीज़ अपना पूरा एरिया कैच कर रही है, ये रिवर का कैचमेंट एरिया भी होता है। इसको हम अमेज़न का कैचमेंट एरिया बोलेंगे। ठीक है, और इसी को हिंदी में कैचमेंट को ही बेसिन कहा जाता है। तो इस बेसिन में किस किस तरह से लोग अपना जीवन यापन करते हैं, यहाँ पर किस तरह से क्लाइमेटिक कंडीशन हैं, मेन पॉइंट। नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू इक्वेटर। ठीक है, जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन तो मैंने कहा ना, इससे ऊपर तक होते हैं 23rd तक, ये तो 10 डिग्री तक ही दिखा रखा है। लेकिन जो इक्वाटोरियल रीजन होते हैं, यानी कि जो विषुवतीय क्षेत्र होते हैं, वो केवल इतने ही होते हैं 10 डिग्री तक। ये है 10 डिग्री 10 डिग्री। और जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वो 23.5 तक साउथ और नॉर्थ में होती है। ठीक है ना। अभी ये बता रहा है कि इसी के क्लोज होते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ये वाली लाइन तो यही बता रहा है। आगे हम देख लेते हैं। द रिवर अमेज़न फ्लोज थ्रू दिस रीजन। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन से आपकी अमेज़न रिवर फ्लो होती है पूरी, जैसा कि मैप में दिख रहा है। अभी हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, माउथ किसे कहते हैं। तो जहाँ पर भी एक रिवर अपना जल किसी दूसरी बड़ी नदी को दे रही है या फिर समुद्र में गिरा रही है, उसको हम रिवर माउथ बोलेंगे, ये वाला एरिया। ठीक है, अभी द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राज़ील, पार्ट ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया। ठीक है, तो सिर्फ ये ब्राज़ील वाला देश तो इतना ही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वेनेजुएला है, इसमें इसको भी कवर करती है नदी गोला, कोलंबिया को भी कवर करती है।
आपके पेरू को भी कवर करती है, इक्वाडोर को भी कवर करती है, और यहाँ पर अर्जेंटीना हो गया, और सॉरी वेनेजुएला हो गया, बोलीविया हो गया, और आपका वेनेजुएला ये रहा, इसको भी कवर करती है। तो इन सारे देशों से होकर के नदी प्रभावित होती है इधर वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो अमेज़न वर्ड दिया था दोस्तों, वो स्पेनिश लोगों ने दिया था। स्पेनिश लोगों ने ही अमेज़न रिवर को डिस्कवर किया था। जब लोग स्टार्टिंग में जब लोगों ने शुरू किया होगा डिस्कवरीज करना, जब लोगों को पता नहीं था कि कहाँ पर कौन से एरियाज़ हैं, जब दुनिया के बारे में जानकारी नहीं थी, तो तब सब डिस्कवरीज चलती थी। तो स्पेनिश लोगों ने ही ये शुरू किया था, और स्पेनिश लोगों ने ही ढूंढा था इसको, नदी को, और इसको अमेज़न नाम भी उन्होंने दिया है स्पेनिश लोगों ने। ट्रिब्यूटरीज़ क्या होती है आपको बता रखा है पहले भी, जो नदी की मुख्य नदी की सहायक छोटी नदियाँ होती हैं। अभी देख लेते हैं इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, ठीक है। तो आपको बता रखा है कि जो रेन फॉरेस्ट होते हैं ब्राज़ील के, वहाँ पर साल भर वर्षा होती है और साल भर तेज़ धूप रहती है। तो वहाँ पर बहुत अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण वहाँ पर जो है पेड़ पौधे बहुत लंबे लंबे रहते हैं, ठीक है, पहली बात तो। और बहुत ही ज़्यादा वैरायटी, विविधता होती है, मतलब एक ही जैसे पेड़ नहीं होते हैं, जैसे एक ही पेड़ होगा, कई सारी वैरायटीज़ होंगी। इसी के साथ वहाँ पर दोस्तों जो जीव जंतु हैं वो भी कई तरह के होंगे, मतलब कई तरह के वहाँ पर एनिमल्स होंगे, कई तरह के वहाँ पर बर्ड्स होंगे, क्योंकि घना जंगल होता है। कई तरह के वहाँ पर घास वगैरह होंगी, कई तरह के वहाँ पर रेप्टाइल्स होंगे। फ्लोरा और फौना में जो सबसे ज़्यादा रिच है वो यही एरियाज़ है। वाला पक्षी भी इसी रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, अमेज़न के वर्षावन में। पेड़ इतने सटे हुए रहते हैं, इतने सटे हुए रहते हैं, इतना घना रहता है सब कुछ कि मतलब जब भी सनलाइट पड़ती है तो ये सनलाइट केवल ऊपर ऊपर के इन पेड़ों पर पड़ती है, नीचे धरती तक नहीं पहुंच पाती है इसकी रेज़, ठीक है। तो दिन में भी हाँ अंधेरा ही रहता है। आगे देख लेते हैं टोकान्स यहाँ पर मेन बर्ड है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं ये कौन सा है, टैपियर यहाँ पर मेन एनिमल है, यहाँ पर टैपियर नाम का एनिमल। इसके अलावा यहाँ पर पाया जाता है आपका एनाकोंडा। वो काट ले तो मतलब आदमी 8 घंटे के लिए बेहोश हो सकता है, इतना भयंकर वो रहता है। और काफ़ी अलग अलग तरह के सांप, अलग अलग 50 प्रकार की यहाँ पर मकड़ियाँ मिल जाएंगी, 50 तरह के, एक ही प्रजाति के कई तरह के जीव जंतु मिलेंगे आपको, एक ही प्रजाति में भी कई तरह के जीव जंतु। और ये क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण ही होता है, जबकि जहाँ पर सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होती है कि आपको धूप और वर्षा, नमी आपको साल भर ही पर्याप्त मात्रा में मिल रही हो, ऐसा तभी संभव है। लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पर? लोग यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि बहुत घना जंगल है, तो एरिया नहीं मिलता है, कोई कृषि करने का एरिया नहीं मिलता। वैसे तो हंटिंग वगैरह ही होती है, यहाँ पर शिकार करते हैं लोग, और कंदमूल फली खाते हैं ज़्यादातर। यहाँ पर वैसे लोग नहीं रहते हैं जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, यहाँ पर ट्राइबल लोग ज़्यादा रहते हैं और आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, स्लैश और बर्न नामक खेती करते हैं। स्लैश और बर्न नामक खेती में क्या होता है कि वो इतना घना जंगल है तो जंगल को पहले साफ़ करेंगे, ठीक है, उसको जलाएंगे और फिर वहाँ पर खेती करते हैं। फिर अगला कुछ दिन यहाँ पर खेती करते हैं, कुछ 1 साल 1-2 साल, और फिर अगले साल वो दूसरा एरिया ढूंढते हैं और वहाँ पर खेती करते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों कि अमेज़न के वर्षावनों पर काफ़ी खतरा मंडरा रहा है और ये धीरे धीरे नष्ट होने की कगार पर है। और अगर ये नष्ट हो गए तो क्या होगा, यहाँ पर बारिश तो बहुत ज़्यादा इन एरियाज़ में होती ही है, बारिश होगी तो भूमि कटाव ज़्यादा होगा और जो सारा एरिया है वो बैडलैंड में बदल जाएगा। तो ये यहाँ के खतरे के बारे में भी बता रखा है। अभी हम देख लेते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हमारे इंडिया में ही है, ये रहा पूरा, ये आपकी गंगा रिवर है। ये यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस कर रही है कहाँ, बांग्लादेश में किससे मिलती है, इधर ब्रह्मपुत्र आ रही है इधर से। तो ब्रह्मपुत्र की पूरी सहायक नदियाँ और गंगा की पूरी सहायक नदियों से जो भी एरिया बनता है उसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र कैचमेंट या गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहते हैं। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ दोस्तों घाघरा, गंडक, कोसी और यमुना और आपकी सोन, और ब्रह्मपुत्र की जो है लोहित हो गई, मानस हो गई, गंडक हो गई और सुबनसिरी हो गई। तो ये सब मिलकर के जब एक साथ मिलते हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये मिल रहे हैं बांग्लादेश में, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण भी करते हैं, एक सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। इस सुंदरवन डेल्टा में ही बंगाल टाइगर्स देखने को मिलेंगे आपको। ये एरिया इतना फर्टाइल है कि यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से खेती होती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, क्योंकि ये माउंटेनस रीजन भी है इनमें, लेकिन इनमें प्लेन रीजन ज़्यादा है। यहाँ पर जो है असम वाला क्षेत्र हो गया आपका, यूपी बिहार वाला क्षेत्र हो गया, ये पूरे प्लेन एरियाज़ है। इन एरियाज़ पर काफ़ी अच्छी फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, तो उस पर जो है अच्छी खेती की जाती है। और माउंटेनस रीजन है जो, जैसे कि असम के क्षेत्र,
में और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, तो यहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी कि शंकु वृक्ष वाले। इनमें मेन चीड़, पाइन वगैरह, देवदार वगैरह पाए जाते हैं। और जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पर डिसिडुअस फॉरेस्ट यानी कि पतझड़ वन पाए जाते हैं। जो माउंटेनस रीजन है वहाँ पर माउंटेनस रीजन पर अलग तरह की खेती करेंगे और प्लेन रीजन पर अलग तरह की खेती। जैसे प्लेन रीजन पर मेन क्रॉप क्या है, राइस है, पैडी है, क्योंकि यहाँ पर प्लेंटी ऑफ वाटर है, यानी कि पानी की मात्रा काफ़ी अच्छी है। तो चावल की खेती को पानी अच्छी मात्रा में चाहिए होता है। तो ये वाले रीजन चावल की खेती के लिए काफ़ी सुटेबल माने जाते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, काफ़ी अनुकूल वातावरण है और फर्टाइल लैंड भी है, पानी की कोई कमी नहीं है। तो इंसान खेती करके अपना जीवन गुजर कर सकता है और पानी की कमी ना होने की वजह से काफ़ी अच्छा अनुकूल वातावरण पड़ता है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, क्योंकि ये इक्वेटर के आसपास नहीं है। जैसे कि आपकी अमेज़न रिवर वाला क्षेत्र है वो इक्वेटर के जस्ट आसपास है, विषुवत रेखा के पास है। तो वहाँ पर ना इंसान के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के लिए बिल्कुल है, लेकिन इंसान के लिए नहीं है। अभी ये वाले एरियाज़ हैं, ये आपके 24 लैटिट्यूड से ऊपर है। तो ये मतलब इक्वेटोरियल तो यहाँ रह गया पूरा 10 डिग्री, और 10 डिग्री से काफ़ी ऊपर है। तो यहाँ पर रहने के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है इंसान के लिए। तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। कह रहा है कि हिमालयाज़ एंड सुंदरबनास डेल्टा आर द मेन फीचर ऑफ दिस बेसिन। अब इसी बेसिन में, गंगापुत्र ब्रह्मपुत्र बेसिन में सुंदरबन डेल्टा देखने को मिलता है आपको। ऑक्सबो लेक जो हमने पढ़ी थी पहले, कि जब मियांडर बनती है और नदी जो है इधर ना जाकर के अपना बहाव इधर से ही मोड़ लेती है और इधर जो बचा हुआ क्षेत्र रह जाता है, इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो वही बता रहा है आगे कि ऑक्सबो लेक भी देखने को मिल सकती है इस एरियाज़ में। खेती देख लेते हैं। वीट, मेज़, शोरगम, ग्राम, माइलेट्स, आपके क्रॉप्स, अदर क्रॉप्स जो मोटे अनाज होते हैं, कैश क्रॉप्स, शुगर केन, जूट आदि यहाँ पर जो है उगाए जाते हैं। बनाना प्लांटेशन भी होता है इन एरियाज़ में, और सिल्क प्रोडक्शन भी होता है। रेशम के कीड़ा उत्पादन करके उससे सिल्क प्रोडक्शन होता है। जीव जंतु कैसे हैं दोस्तों यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पर आपको जीव जंतु देखने को मिलेंगे। एलिफेंट्स, टाइगर, डियर, मंकीज़ कॉमन है यहाँ पे। और आपको बंगाल टाइगर देखने को मिलता है। देखो बंगाल टाइगर जो है ना, वो सुंदरबन डेल्टा की पहचान है। कौन कौन से, वन हॉर्न राइनास भी पाया जाता है यहाँ पर, ये वाला। और आपको क्रोकोडाइल इन क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो मेन लाइवलीहुड यानी कि लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, तो मछली पालन करके करते हैं, क्योंकि इन एरियाज़ पर प्लेन्स एरियाज़ हैं और रिवर भी ज़्यादा है। तो क्या है, लोग तालाब बना लेते हैं, लेक बना लेते हैं, बनी हुई लेक्स रहती हैं। तो उनमें से क्या है, फिशरीज़ को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और लोग अपने से भी प्रोड्यूस करते हैं, फिशेज़ का व्यापार करते हैं अपने से भी, और पकड़ के भी लाते हैं अलग अलग लेक्स या नदियों से। जैसे गंगा नदी से भी काफ़ी फ़िश पकड़ी जाती हैं, और ब्रह्मपुत्र से भी, जो उनके किनारे पर लोग रहते हैं। और एक फैक्ट दे रहा है यहाँ पे कि इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्रा अ वैरायटी ऑफ डॉल्फिन लोकली कॉल्ड सूसू। तो जो डॉल्फिन होती है गंगा और ब्रह्मपुत्र के वाटर में पाई जाती हैं, जो डॉल्फिन जिस पानी में पाई जाती है, बताते हैं कि वो शुद्ध होता है पानी। और इनका जो डॉल्फिन होता है, इनका लोकल नाम उन्होंने सूसू बोल रखा है, सूसू है इनका नाम, ठीक है। अभी द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट विद हाई अमाउंट ऑफ केमिकल आर किलिंग दिस स्पीशीज़। तो जो फैक्ट्री से निकलने वाला जो अनट्रीटेड केमिकल वाला पानी है, वो अगर छोड़ा जाता है नदियों में, तो ये इनके लिए हानिकारक होता है। और दोस्तों आजकल ये बहुत मिल रहा है देखने को कि लोगों ने बिल्कुल अंधाधुंध मचा रखा है कि नदियों को पॉल्यूट किए जा रहे हैं। इसी के चक्कर में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगे शुरू किया था और काफ़ी हद तक गंगा को साफ़ किया था। और डॉल्फिन की भी स्थिति उस टाइम पे सुधरी है तब से। और इसी को देखो ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम, 3 नाम है इसके। डॉल्फिन तो बोलते ही हैं इसको, अभी इसका लोकल नाम सूसू है, और ब्लाइंड डॉल्फिन भी इसी को बोलते हैं। और जलीय जीव भी घोषित कर रखा है गंगा की डॉल्फिन को। तो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, गंगा की डॉल्फिन। अभी इसके किनारे काफ़ी बड़ी बड़ी सिटीज़ भी पाई जाती हैं, जैसे कि बता रहा है गंगा रिवर के किनारे आपका इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ठीक है। आगरा जैसे आपका यमुना नदी के किनारे है। तो रिवर्स के किनारे काफ़ी बिग सिटीज़ भी सिचुएटेड होती हैं। वन हॉर्न राइना आपका काजीरंगा में, ठीक है। वन हॉर्न ये आपका काजीरंगा में है। और जो आपका टाइगर है ये आपका पाया जाता है कौन से पार्क में, मानस,
ये दोनों वही है असम में, यानी कि इंडिया में ही है, असम एक स्टेट है हमारा। तोकांस आर टाइप ऑफ, तो तोकांस हमने ऊपर देखा था, एक चोंच वाला, बड़ा सा चोंच वाला, अमेज़न में बेसिन में पाया जाता है बर्ड। मैनॉक इज़ द स्टेपल फूड ऑफ, तो ये मैनॉक हमने वहीं पढ़ा था, अमेज़न बेसिन का ही है। कोलकाता इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर, तो ये हुगली रिवर है, लोकल रिवर वहाँ की, जो कि गंगा की सहायक नदी है। ये हुगली के किनारे बसा हुआ है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, हमारे देश में। देवदार्स एंड फर्स आर टाइप ऑफ, जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में भी होते हैं और हिली एरियाज़ में होते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह में पाए जाते हैं ये फॉरेस्ट। तो ये आपके कॉनिफेरस होते हैं और इनमें देवदार, खैर और फर्स वगैरह, पाइन वगैरह मेन इनके इन एरियाज़ के मेन पेड़ हैं, पेड़ों के नाम हैं। बंगाल टाइगर इज़ फाउंड इन डेल्टा एरियाज़ में, इनका मेन निवास स्थान होता है, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा में ही मुख्यतः आपका बंगाल टाइगर पाया जाता है। इसी के साथ इस चैप्टर को क्लोज़ करते हैं और आगे हम दूसरा चैप्टर देखेंगे। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक